Hello students, welcome to all of you on our learning platform. The name is STGL board. प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पार्ट बी यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का वर्णन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 8 शीर्षकों के अंतर्गत बहुत ही संक्षिप्त रूप से और बहुत ही सरल भाषा में हम उसको पढ़ेंगे। शीर्षकों के अध्ययन से पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र की व्यवहारिकता का अध्ययन कर लेते हैं। समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी व्यवहारों और क्रियाकलापों का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि और दूसरी समष्टि। तो वर्तमान समय में हम समष्टि पढ़ रहे हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी व्यवहारों और क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। हम समष्टि अर्थशास्त्र के विषयों से संबंधित अब तक 3 वीडियो बना चुके हैं, तो आप उन तीनों वीडियो को एक एक करके देख लें। हमने उसमें विस्तार से समझाया हर एक प्रमुख शीर्षकों को। यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन, निवेश, उपभोग, बचत, मूल्य स्तर तथा आर्थिक विकास जैसी समष्टिगत समस्याओं से संबंधित है। इसका अध्ययन किसी देश की आर्थिक स्थिति को समझने, सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इतनी बातों से पता तो चल ही रहा होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इसके महत्व क्यों हैं। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। हमारा पहला महत्व है राष्ट्रीय आय और उत्पादन का अध्ययन। समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम यह जान पाते हैं कि देश में एक निश्चित अवधि में कुल उत्पादन और कुल आय कितनी हुई है। जी हाँ, समष्टिगत अर्थशास्त्र का जो पहला महत्व है कि इसके द्वारा हम एक देश में एक निश्चित अवधि 1 वर्ष की होती है, अर्थात 1 वर्ष में कुल उत्पादन, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन और पूरे देश की कुल आय कितनी है, इस बात का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। साथ ही इससे देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा होगी तो वहां प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी, और 2 देशों की आर्थिक रूप से जब तुलना की जाती है तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही आधार होता है, और इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण शीर्षक बन जाता है, एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आगे है राष्ट्रीय आय के आंकड़े सरकार को यह समझने में मदद करते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है। हमारा दूसरा महत्व है रोजगार और बेरोजगारी की समस्या का समाधान। भारत के संदर्भ में ये एक बड़ी समस्या है। समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार के स्तर और बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण करता है। एक बहुत बड़ी बात है, समष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है जो रोजगार के स्तर और बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण करता है। जैसे मंदी के समय रोजगार में कमी क्यों आती है और सरकार को इसके समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार यह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के उपाय को भी बतलाता है। जी हाँ, समष्टिगत अर्थशास्त्र के दूसरा जो महत्व है वो रोजगार और बेरोजगारी की समस्या से संबंधित है, और मैंने कहा भारत के संदर्भ में ये एक बड़ी समस्या है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है जो हमें इस बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण करने की सुविधा देता है, और हम इसके आधार पे ये भी पता लगा पाते हैं कि मंदा क्यों है, कितना है और कब तक ये खत्म होगा, और इस मंदे को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं,
उन उपायों का ज्ञान भी समष्टिगत अर्थशास्त्र ही हमें कराता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा महत्व है मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। समष्टि अर्थशास्त्र यह भी बतलाता है कि कीमतों में वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति उस अवस्था को कहते हैं जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, या कमी ये ठीक इसका विपरीत होता है, वस्तुओं का मूल्य घटने लगता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यह भी बतलाता है कि कीमतों में वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति या अपस्फीति क्यों होती है। यह उन कारणों को खोजता है और उनके परिणामों का अध्ययन कर उपयुक्त मौद्रिक व राजकोषीय नीतियां अपनाने की सलाह भी देता है। तो समस्या होने के बाद हम उसका समाधान ढूंढते हैं और उस समाधान को हम क्रियान्वित करते हैं ताकि वो समस्या खत्म हो जाए। और यहाँ पर भी मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति से संबंधित जब एक अर्थव्यवस्था में समस्या होती है तो उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में ही हम करते हैं। फिर हम उसके कारणों और परिणामों का अध्ययन करके एक अच्छी मौद्रिक और राजकोषीय नीति का निर्माण करते हैं ताकि हमारे देश में या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता बनी रहे। वस्तुओं की कीमत में जब बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है तो इससे उपभोक्ताओं की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है, उनके व्यवहारों में और कारोबारों में अस्थिरता की भावना पैदा हो जाती है, तेजी और मंदे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि महंगी चीज जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उपभोग करना कम कर देता है, जिससे बाजार में मंदा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सभी समस्याओं का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में ही हम करते हैं। हमारा चौथा महत्व है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जब सरकार राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या व्यापार नीति बनाती है तो वह समष्टिगत आंकड़ों के आधार पर ही निर्णय लेती है, जैसे कर दरों में बदलाव, सरकारी व्यय, मुद्रा की मात्रा आदि का निर्धारण। चौथा महत्व हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए या देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उस देश की सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है, जैसे राजकोषीय नीति से संबंधित, मौद्रिक नीति से संबंधित या व्यापार नीति से संबंधित कोई योजना बनाती है तो उन योजनाओं का आधार जो होता है वो समष्टिगत आंकड़े ही होते हैं। हमारा पांचवा महत्व है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। समष्टि अर्थशास्त्र यह भी अध्ययन करता है कि निवेश, बचत, पूंजी निर्माण और तकनीकी प्रगति से आर्थिक विकास को कैसे गति दी जा सकती है। किसी भी देश के विकास की गति उस देश के उद्योग पर ही निर्भर करती है, उस देश की सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करेगी वह देश उतना ही आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। और आर्थिक विकास अल्पकालीन भी होता है, लेकिन अधिकांशतः आर्थिक विकास दीर्घकालीन होता है, जिससे देश की दीर्घकालीन विकास की दिशा भी तय हो सके। हमारा अगला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन। समष्टि अर्थशास्त्र की तकनीक किसी देश के आयात, निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे संबंधित भी नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों में बहुत सारी हम तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसी तकनीक बनाएं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता से, सुचारू से और सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे, और साथ ही भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने के उपाय भी समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर ही ज्ञात किए जाते हैं। अब ये भुगतान के असंतुलन का क्या मतलब है? दरअसल जब एक देश अपने निर्यात से ज्यादा आयात करता है तो उसे सामने वाले यानी अन्य देशों को भुगतान करने पड़ते हैं, और भुगतान करने के लिए उसे
एक विश्वव्यापी मुद्रा जो केंद्रित है, जिसे हम डॉलर कहते हैं, अमेरिकन डॉलर, उसी में भुगतान संपन्न किए जाते हैं। तो डॉलर हम खरीदने जाते हैं तो डॉलर हमें, जब डिमांड किसी चीज की होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो हमें डॉलर महंगे मिलते हैं, जिसकी वजह से भुगतान संतुलन जो है वो असंतुलित होने लगता है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस समस्या का भी समाधान किया जाता है कि कैसे हम भुगतान संतुलन को असंतुलित से दूर कर संतुलित करें। इसे फेयर पोजीशन कहते हैं। तो भुगतान संतुलन से संबंधित असंतुलन को दूर करने के भी उपाय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही ज्ञात किए जाते हैं। हमारा 7वां महत्व है आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव जैसे मंदी और महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय प्रदान करता है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था में मंदा और महंगाई दो शब्द हैं। मंदा जब मांग वस्तुओं की नहीं होती, महंगाई जब वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है और मुद्रा का मूल्य घटने लगता है। तो ऐसी समस्याओं को नियंत्रित करने के उपाय भी समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। और इसके परिणाम क्या होते हैं? इससे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है और जनता का जीवन स्तर भी सुधरता रहता है। बाजार में मंदा नहीं होगा तो मांग निरंतर बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का उत्पादन होता रहेगा और लोगों को रोजगार बने रहेंगे। और महंगाई के न बढ़ने से लोगों की आयों पर बोझ नहीं पड़ेगा, अर्थात उनकी बचत यथावत बनी रहेगी, जिससे उनका जीवन स्तर भी सुधरता रहेगा, क्योंकि उपभोक्ता अपनी बचतों का प्रयोग सदैव अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही करता है। हमारा 8वां महत्व विकासशील देशों के लिए उपयोगिता। बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है ये कि भारत जैसे विकासशील देशों में यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और पूंजी की कमी जैसी समस्याओं का समाधान भी बतलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है हमारे देश में, और पूंजी की कमी जैसी समस्याओं का समाधान भी इसी समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। 8 महत्वों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि समष्टिगत अर्थशास्त्र किसी राष्ट्र की आर्थिक नीति, विकास और स्थिरता की रीढ़ है। रीढ़ हमारे शरीर का वो भाग है, वो हड्डी है जो हमारे शरीर को सदैव सीधा बनाए रखता है, अर्थात हमें संसार को दिखाता है, हमें कामयाब करता है। इसके माध्यम से सरकार न केवल वर्तमान आर्थिक समस्याओं को समझती है, जी हाँ, समष्टिगत अर्थशास्त्र के महत्व इतना है कि हम इससे केवल वर्तमान की ही समस्याओं को नहीं जानते, बल्कि भविष्य की योजनाएं भी हम बना लेते हैं। नीतियों का भी निर्धारण हम इसी समष्टिगत अर्थशास्त्र की तकनीकों और उसके अध्ययन से करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और स्थिरता की आधारशिला है, फाउंडेशन है, नींव है, जिस पर उस देश का अर्थव्यवस्था रूपी भवन स्थापित है। तो हमने उस महत्व का निष्कर्ष क्या निकाला कि समष्टिगत अर्थशास्त्र किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और स्थिरता की आधारशिला है, जिस पर उस देश का अर्थव्यवस्था रूपी भवन स्थापित है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए शीर्षक के साथ। प्यारे बच्चों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स भी करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। Tell me about the people that you know who are trying to feel alive.